नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बंगाल तमिलनाडु में मतदान जो है वो जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जो है वो लगातार जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें भी लगी हुई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। बंगाल के मालदा, वीरभूमि और साथ ही आसनसोल में सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें दिख रही हैं, जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और ऐसा ही हाल तमिलनाडु में भी देखा जा रहा है। वहीं चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार और डीबी के चीफ विजय वोट डालने पहुंचे हैं और इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है और यहाँ के बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग लगातार निगरानी कर रहा है। राज्य के बाकी 142 सीटों पर दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और रिजल्ट जो है वो 4 मई को आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो एक्टर जो है विजय वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं और ऐसे में एमके स्टालिन हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। में नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात करेंगे नवीन जी कि लगातार यहाँ पर महिलाओं की संख्या की अगर बात करें तो बढ़ चढ़ के जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर महिलाओं की ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनीता जी, देखिए निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वहां पर अपना सरकार चलाई है और महिलाओं के लिए जिस तरीके की स्कीमें दी हैं और जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट करने की कोशिश की थी बंगाल में, मुझे लगता है उसको महिलाओं ने नकार दिया है। और यही कारण है कि वहाँ जो आधी आबादी है उसका जिस तरीके का टेम्परामेंट हम लोगों ने देखा इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, वो सपोर्ट महिलाओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता दिख रहा जिस तरीके का भाजपा चाहती थी या जिस तरीके से महिला आरक्षण और इस सब के मुद्दे को लेके आई। हालांकि जनता को पता था कि वो मुद्दा बन नहीं पाएगा, बना भी नहीं वहां पे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी रही महिलाओं के प्रति। हालांकि भाजपा ने भी अनाउंसमेंट किया कि हम 3,000 रुपए देंगे, खाते में आ जाएंगे 4 मई के बाद, लेकिन जनता जानती है कि आपने बातें अन्य राज्यों में भी की हैं, वो पूरे नहीं किए। और ममता बनर्जी जो है वहाँ उनके लिए ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। बिल्कुल उसका लाभ टीएमसी को मिलता दिखाई दे रहा है। बाकी तो परिणामों में कितना, लेकिन नवीन जी जो मुख्य मुकाबला मांगना जा रहा है वो टीएमसी और बीजेपी का ही है। कांग्रेस तो कहीं अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये टोटली बाइपोलर इलेक्शन है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। इसमें कोई तीसरा दल नहीं है, ना कम्युनिस्ट है ना कोई है, ना कांग्रेस कहीं है। कांग्रेस 1 2 4, कांग्रेस ने कोई एग्रेसिवली चुनाव लड़ा भी नहीं है वहाँ, अगर आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई एग्रेशन नहीं दिखाई दिया, नहीं ना ही वो टीएमसी के खिलाफ लड़ी, ना वो भाजपा के खिलाफ लड़ी। तो कांग्रेस ने तो क्या है कि उनकी जो लोकल कुछ लीडरशिप होती है जो चाहती है लड़ना, तो उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप लड़ लीजिए। बिल्कुल, वो 2 4 5 सीटें हो सकती है जहाँ वो कुछ इम्पैक्ट कर दें या तो नवीन जी ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ये जो पहले फेज की वोटिंग हो रही है यही प्रदेश के जो आने वाले समय में है वही तय करेगा कि राज्य में किसकी सरकार है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 152 सीटें हैं, बड़ी निर्णायक स्थिति होती है। 50% से ज्यादा है, 294 सीटों में 293 सीट्स हैं वहाँ पे। उस हिसाब से जो मतदान चल रहा है, और ये मतदान अब क्या है कि बढ़ा हुआ परसेंटेज जो भी होता है, वो पहले हम लोग ये असेसमेंट किया करते थे कि भाई सरकार के खिलाफ जा रहा है, लेकिन कुछ आप अगर देखें 10-5 चुनावों से तो ये फेवरेबल होता है रूलिंग पार्टी के। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। जिस तरीके से हम लोग असम की बात कर रहे थे कि असम में बहुत अच्छा टर्नआउट आया है, तो उसका ये नहीं है मतलब कि भाजपा को वहाँ कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। तो लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार कुछ चेंजेस होंगे नवीन जी?
नहीं, चेंजेस तो देखिए ऐसा होता है, जब सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ नया करती है, हर टेन्योर के बाद कुछ नई पॉलिसीज को लाती है, नई चीजें अडॉप्ट की जाती हैं। और बंगाल की राजनीति इस समय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल का चुनाव, कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सारी के सारे केंद्रीय मंत्री, उनके संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, सब लगे हुए हैं। बिल्कुल। और बावजूद इसके अगर वो बंगाल में कुछ हासिल नहीं कर पाता, अगर 77 से वो 99 भी हासिल कर लेते हैं या 100 का आंकड़ा भी टच कर ले, तो ये बड़ी जीत होगी भारतीय। बिल्कुल। ऐसे में नवीन जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है, अमित शाह से लेकर बात कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ, असम के जो CM है, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर रैलियां की, एक दूसरे पर तंज कसा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का ग्राफ जो है इस बार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा पश्चिम बंगाल में? नहीं, बीजेपी ने एक गलती कर दी। मैं वही गलती जो 2013 में कांग्रेस ने की थी, बंगाल में बीजेपी ने वही गलती करी। बंगाल में बीजेपी ने आके नेगेटिविटी के साथ प्रचार किया, अपनी पॉजिटिविटी के साथ वो नहीं आई। सकारात्मक और नकारात्मक प्रचार होता। अगर ये सकारात्मक प्रचार के साथ आते तो शायद इनको बेटर बेनिफिट मिल सकता था, लेकिन आक्रामकता इनकी टोटली TMC और ममता बनर्जी के खिलाफ रही। अच्छा, फिर जिस तरीके से आपने ED का मिसयूज किया वो देखा है लोगों ने बंगाल के अंदर। बंगाल की जनता का थॉट प्रोसेस आप रेस्ट ऑफ इंडिया की जनता की थॉट प्रोसेस से बहुत अलग है। लेकिन नवीन जी, ठीक है नवीन जी, कल सुप्रीम कोर्ट से जैसे IPAC को लेकर यहाँ पर फटकार भी पड़ी ममता बनर्जी को, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट फटकार मारे, ED रेड मारे, CBI रेड मारे, ये सब चीजें, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, जिनको हम कहते हैं स्वायत्त संस्थाएं, बड़े लेवल पे इनकी इमेज हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव से अब टिप्पणियां हो रही हैं, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का काम टिप्पणियां करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय करना। और सुप्रीम कोर्ट को न्याय पे ध्यान देना चाहिए बजाय टिप्पणियां करने के। आपने इतनी टिप्पणियां करी हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा था, उत्तर प्रदेश जंगल राज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बिल्कुल कोई फर्क पड़ा? उससे नहीं पड़ा। करप्शन के बारे में नोएडा अथॉरिटी के लिए बोला, कोई फर्क पड़ा? तो टिप्पणियां करना न्यायालय का काम नहीं है। न्यायालय को चाहिए तो वो न्याय की कसौटी पर खरा उतारते हुए निर्णय करें। बिल्कुल। ऐसे में ठीक है नवीन जी, पूरा जो चुनाव है अभी तक जितनी भी रैलियां हुई उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम तो घुसपैठियों की बात हुई, हिंदू मुसलमानों की बात हुई, माँ बेटियों की बात हुई कि उनकी इज्जत सही नहीं है। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में ये जो फर्स्ट फेस हो रहा है, देन सेकंड फेस होगा, उसके बाद से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा? ममता दीदी को कहीं ना कहीं टफ तो लगा ही होगा इस बार का मुकाबला? नहीं, देखिए, माँ माटी मानुष का जो मुद्दा लेके ममता बनर्जी चली हैं और वहां पर जिस तरीके का फेवर उनको आधी आबादी से मिल रहा है वो महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, घुसपैठियों की आपने बात की, घुसपैठिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरीके के पर्यटक बन गए हैं कि वो जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ अमित शाह जी जहाँ पहुंचते हैं वहाँ घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। चाहे वो झारखंड का चुनाव ले लो, चाहे बिहार का ले लो, चाहे दिल्ली का चुनाव ले लो, कहीं का भी चुनाव ले लो, वहाँ घुसपैठिए उनके भाषणों में होते हैं, लेकिन उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं। झारखंड में कितने घुसपैठिए इन्होंने पकड़े, कितने बिहार में पकड़े, कितने दिल्ली से डिपोर्ट किए, कोई पता ही नहीं है। केवल आपके राजनीतिक एजेंडा के साथ अब आप वहाँ की मुस्लिम आबादी को जो वहाँ से बरसों से रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से उनसे कह दो कि घुसपैठी है, ये बांग्लादेशी है, तो ये तो अपमानित करने वाली बात है। उससे क्या होता है? मुस्लिम समाज से प्रभावित होता है कि हिंदू समाज में प्रभावित होता है कि आप यार झूठ बोलते हो यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो आदमी रह रहा है मैं उसको देख रहा हूँ पीढ़ियों से। आप उसको अगर घुसपैठिया कहोगे तो मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा, वो मेरा पड़ोसी है। तो इस तरीके के मैं वही कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी के साथ अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला बीजेपी को नहीं दिखाई दे रहा बंगाल में। बिल्कुल। ऐसे में SIR जब हुआ था उस समय 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए थे। तो क्या लग रहा है चुनाव में ये भी कहीं ना कहीं निर्णायक परिणाम होंगे तख्ता पलट के लिए? बिल्कुल, चुनाव आयोग ने भरसक कोशिश की है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन जितने वोट आपने काटे और कितना आक्रोश वहां जनता के बीच में बढ़ा इस SIR से, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि 100% वोट जो है वो TMC के ही कटे हैं। कई वोटर ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर रहे होंगे, बिल्कुल, उनका मन होगा भाजपा को वोट देने का, तो इसका इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा एज जरूर बीजेपी को मिल सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ 77 से हो सकता है 90 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए, इससे ज्यादा बढ़ने वाली सीटें नहीं है। लेकिन इतने जो नाम कटे हैं सर, उसको लेकर अभी सप्लीमेंट्री बिल आने वाला था, उससे पहले ही वोटिंग हो गई, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने तमाम ट्रिब्यूनल बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना ऑर्डर जारी किया, बावजूद इसके इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस देश के अंदर ये तो स्वीकार करना पड़ेगा
कि आज की डेट में जिस तरीके का काम संवैधानिक संस्थाओं और न्यायालयों का होना चाहिए बिल्कुल वो नहीं हो रहा। ऐसा दिखता है कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ठीक है, तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सुबह से ही वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट करके लोगों से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। पीएम मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है और बड़ी संख्या में युवा और महिला करे मतदान। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में सुबह से ही वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं करें मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज हो रहा है और मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी ताकत से भाग लें। मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूं कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जो है वो शुरू हो गया है और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है और पूरे चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। और सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हुआ है और उत्तर में दार्जिलिंग और साथ ही जलपाईगुड़ी से लेकर दक्षिण में मुर्शिदाबाद, नंदिया और वीरभूमि और हुगली तक के जिलों में मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले चरण में राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से आधे से अधिक सीटों पर मतदान हो रहा है और इसे बीजेपी के लिए शुरुआती बढ़त बनने के साथ ही अच्छा मौका भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार चौथी बार सत्ता में आने की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि युवाओं और महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और वोट डालने की भी अपील की है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से वोट डालने के लिए अपील की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और वहीं पीएम मोदी पर आतंकवादी वाले बयान से बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग का नोटिस जारी हुआ है। ऐसे में 24 घंटे में देना होगा जवाब। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चुनावी सरगर्मियों के बीच जारी सियासी जुबानी जंग को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित आतंकवादी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे चुनावी आचार संहिता का संभावित उल्लंघन मानते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है और ये कार्रवाई तब हुई है जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और साथ ही अर्जुन राम मेघवाल समेत बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके खड़गे के बयान को लेकर कड़ी शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कदम उठाने की मांग की है। दरअसल खड़गे ने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआईएडीएमके बीजेपी संगठन पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया था और उनके इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। विवाद बढ़ने के बाद से खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा टैक्स टेररिज्म की ओर था और जहां पर एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी कहना नहीं था बल्कि राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी करना था। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल गए हैं। विधि विधान के साथ कपाट खोले गए हैं और 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो खुल गए हैं और विधि विधान के साथ कपाट को खोला गया है और 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और केदारनाथ के बाद अब आज उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भगवान बद्री विशाल ने आज 149 दिन बाद भक्तों को दर्शन दिया है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का विशाल कपाट खोला गया। सुबह करीब 6:15 बजे पूरे विधि विधान के साथ हजारों भक्तों के सामने जब मंदिर का कपाट खुला तो पूरा आसमान भगवान बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन के लिए मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में फूलों से ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया है।
साथ ही जय श्री बद्रीनारायण और बैकुंठ नमो भी लिखा गया है। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है और इस कारण ये क्षेत्र सर्दी में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहता है। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में चार धामों के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। चारों धाम के कपाट अगले साल अप्रैल मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं। चार धाम की यात्रा करीब 6 महीने तक चलती है। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया में ईरान के साथ संघर्ष कब तक चलेगा और इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बड़ा फैसला करेंगे। इस मामले में ट्रंप ने कोई भी टाइमलाइन तय नहीं की है, लेकिन संघर्ष का अंत जो है अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और वहां के लोगों की भलाई के आधार पर तय होगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि मौजूदा वक्त में सैन्य और जमीनी हमलों पर सीजफायर लागू है, जबकि अमेरिका ईरान की ओर से शांति प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने वॉशिंगटन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि वो वक्त संघर्ष के कोई भी निश्चित टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की ही इस संघर्ष की टाइमलाइन तय करेगा और वो ऐसा तब करेंगे जब उन्हें लगे कि ये अमेरिका या फिर वहां के लोगों की भलाई के लिए है। व्हाइट हाउस ने उसे मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें ईरान को 3 से 5 दिनों की समय सीमा देने का दावा किया गया है। इसके साथ ही जोर देकर कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष या फिर होर्मुज की नाकेबंदी खत्म करने के लिए कोई भी निश्चित डेडलाइन सेट नहीं की है। वहीं ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालातों पे होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलीबाफ ने कहा है कि सीजफायर के उल्लंघन के बीच ये संभव नहीं है। गलीबाफ के आरोप है कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसा है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है जब नाकेबंदी खत्म हो। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होने की संभावना है। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोनों देश जल्द ही बातचीत को टेबल पर लौट सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये बैठक जल्द होना संभव है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध घुसपैठ को देश के लिए बड़ा खतरा बताकर मोर्चा खोल दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से आंकड़ों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन की मार अवैध प्रवासियों से ज्यादा उन लोगों पर पड़ी है जो कानूनन अमेरिका आना चाहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि विशेष रूप से H-1B वीजा में 25% की कमी आई है, जिसने भारतीय पेशावरों के बीच चिंता पैदा कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध घुसपैठ रोकने की तुलना में कानूनी इमिग्रेशन के रास्तों को कहीं ज्यादा तेजी से बंद कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि कानूनी रूप से अमेरिका आने वालों को कटौती, अवैध सीमा पार करना और साथ ही गतिविधियों में आई कमी से 2.5 गुना ज्यादा है। ट्रंप के अभियान का शोर भले ही बॉर्डर सीलिंग पर रहा हो, लेकिन हकीकत में करीब 72% गिरावट उन कानूनी रास्तों पर आई है जिनका इस्तेमाल स्टूडेंट, कुशल कामगार और परिवार करते थे। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब भारत की खाद्य जरूरतों पर साफ नजर आने लगा है। भारत एक ही टेंडर में रिकॉर्ड 25 लाख मैट्रिक टन यूरियन इंपोर्ट करने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत 2 महीने पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इंडियन पोटेश लिमिटेड ने इस खरीद के लिए डील फाइनल कर ली है और इसमें 15 लाख टन यूरियन पश्चिमी तट पर डिलीवरी करने के लिए करीब $935 प्रति टन की दर से खरीदा जाएगा, जबकि 10 टन यूरियन पूर्वी तट के लिए 900 से ज्यादा प्रति टन के हिसाब से लिया जाएगा। और अगर तुलना करें तो इससे पहले हुए टेंडर में कीमतें काफी कम थीं और उस समय पश्चिमी तट के लिए करीब $508 और पूर्वी तट के लिए $512 प्रति टन की दर से यूरिया खरीदा गया था। यानी कि सिर्फ 2 महीने में कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयात है और 2025 में उसकी कुल आयात जरूरत जो है करीब 1 करोड़ टन रहने का अनुमान रहा था और ऐसे में 25 लाख टन की ये खरीद लगभग 1/4 जरूरत को पूरा करेगी। वहीं देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीट वेव जो है वो लगातार जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ओडिशा का
ओडिशा की अगर बात करें तो 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। हीट वेव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने दोपहर के समय जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, यानी कि फील्ड जो है स्टाफ अब जनगणना का काम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान नहीं करेंगे। इसके साथ ही मयूरभंज जिले में 23 अप्रैल तक सभी स्कूलें बंद रहने का फैसला भी लिया गया है। इधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों में वाटर बॉल सिस्टम लागू किया जाएगा, जहां पर हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाई जाएगी ताकि छात्रों को पानी पीने की याद दिलाई जा सके और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में 24 और 25 अप्रैल को हीट वेव चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल और मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल के बीच हीट वेव की स्थिति रहेगी। वहीं नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी बोर्न राज्य में इस्लामिक मिलिशिएट ने देर रात एक दूरस्थान गांव पर हमला बोल दिया और इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि देर रात उग्रवादियों ने बोर्न राज्य के साबिया जंगल के किनारे पुबांगा गांव में हमला किया, जो कि लंबे वक्त से नाइजीरिया में इस्लामिक विद्रोह का केंद्र रहा है। गांव वालों ने बताया है कि उन्होंने सुबह सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया है। उन्होंने इस हमले के लिए बोको हारम गुट को जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय परिषद के अध्यक्ष ने बताया है कि गांव पहले सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब सुरक्षा घेरों में सेंध लग चुकी है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग क्षेत्र का वो इलाका है जहां पर कल रात तक कभी ऐसा हालात नहीं बना हुआ था। घायल दोनों व्यक्तियों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने जाने से पहले कई घरों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।